हाँ, हम लोग बात करते रहे प्रजातंत्र में द्वंद्ववाद की। ठीक है, कि ये प्रजातंत्र में द्वंद्ववाद क्या होता है। द्वंद्ववाद का मतलब होता है कि प्रजातंत्र में किसी तरह का डिबेट, लड़ाई झगड़ा, सांप्रदायिकता वगैरह। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो है सो शक्तियों का बंटवारा। अगर आपके यहाँ शक्तियों का प्रॉपर बंटवारा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि अब बंटवारा भी होना चाहिए तो किस आधार पे होना चाहिए, जो देश है उस देश के लोग हैं किस टाइप से लोग हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लें बहुत सारे जाति के लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो सबको बराबर का उसमें भागीदारी मिलना चाहिए, बराबर का एक्सपोजर मिलना चाहिए। अगर बराबर का एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो फिर लड़ाई होगी ही। लड़ाई में क्या होगी, सांप्रदायिकता होगी, एक दूसरे को जो है सो नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में जो है सो मारपीट होगी और बहुत सारी चीज़ें आएगी। ठीक है तो अब हम लोग जो है सो एक एक करके देखते हैं कि ये लड़ाइयाँ जो है सो ये पावर के, ये शक्तियों का बंटवारा किस आधार पे होता है। तो पहला है आपका राष्ट्रीय। क्या है आपका? राष्ट्रीय मतलब देश के स्तर पे शक्तियों का बंटवारा। देश के स्तर पे मतलब राज्यों का भागीदारी जो है सो और लोगों का भागीदारी जो है सो देश में होना चाहिए, राज्य का होना चाहिए। फिर जो है सो आपका जो है सो राज्य के बाद में क्षेत्रीय लोगों का होना चाहिए, क्षेत्रीय लोगों के बाद में फिर जो है सो जातियों का होना चाहिए, जातियों का, धर्मों का, जातियाँ, धर्मों, संप्रदाय, इन सब चीज़ों का भी होना चाहिए। उसके बाद में जो है प्रादेशिक रूप में जो हम देखते हैं तो प्रादेशिक जो सरकारें हैं उसमें भी जो है सो पावर का डिवीज़न होना चाहिए। सारे संप्रदाय, उस राज्य में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं और उनका क्या क्या उसमें योगदान है उस सरकार को बनाने में, इस पे भी पावर का बंटवारा होना चाहिए। तीसरा है लिंग। लिंग मतलब कि या तो महिला होगा नहीं तो पुरुष होगा। हमारा समाज जो है, हमारा समाज पितृसत्तात्मक है। क्या है? पितृसत्तात्मक है। हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, मतलब जो हम लोग निर्णय लेते हैं महिलाओं के ऊपर क्या करते हैं, थोप देते हैं। अब महिलाओं के ऊपर थोप देते हैं तो महिलाओं की जो डिग्निटी है वो हर्ट होती है। उसके कारण क्या होता है कि महिलाएं जो हैं सो, महिलाओं को राइट नहीं मिल पाता है, महिलाओं को जो है सो समाज में सही जगह नहीं मिल पाता है, नौकरी नहीं कर पाती हैं और उनका विकास नहीं हो पाता है, तो महिलाएं सदा से पिछड़ी रह जाती हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पावर का बंटवारा। उसके बाद में सामाजिक भेदभाव एवं विविधता। अब देखो क्या है कि हमारा समाज जो है, भारत के समाज की बात करते हैं, भारत का समाज की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका जाति में बटा हुआ है, धर्म में बटा हुआ है। धर्म के बाद में जो बटा है वह कि आपका क्या बोले उसको, आपका जो है सो पैसों के ऊपर, मतलब गरीब अमीर जो है सो ये भी हैं, ऊंच और नीच एक तरह से कहा जाए तो। ठीक है, जातियों में। उसके बाद में जो है सो आपका जो है सो जाति हो गया, धर्म हो गया। धर्म के बाद में लिंग में भी हम बता चुके हैं, महिला और पुरुष का जो डिवीज़न है। तो अब क्या है कि जाति, धर्म और लिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखो अपना समाज जो है, मान लो कि इसमें ऊंच जाति होगा या ज़्यादा धनाढ़ होगा, फिर इसमें जो है सो नीच जाति होगा, जो SC ST के लोग हैं, जो अपने अभी SC ST के लोग क्यों उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि जब उनको पता चला कि हमारे साथ गलत हो रहा है या हुआ है तो वो लोग क्या किए, अपना आवाज़ ऊंचा करने लगे, अपना संगठन बनाने लगे। तो यह क्या है, क्योंकि पावर का जब तक बराबर शेयरिंग नहीं होगा तब तक समाज में लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। कुछ लोग पावर को कंसंट्रेट करेंगे, बाकी लोग जो है सो उसको देखते रहेंगे, ये सही नहीं है। पावर के कंसंट्रेशन हर एक के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, पावर के कंसंट्रेशन जो है सो सबके हाथ में होना चाहिए। उसके बाद में आपका है कि जाति हो गया, ये हो गया, उच्च और नीच हो गया। उसके बाद में लिंग हो गया, लिंग का हम बता चुके हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे जाति और लोकतंत्र के बारे में। ठीक है, कि जाति जो है, हमारा समाज जो है सो जातियों में बटा है। ठीक है, जाति और लोकतंत्र का क्या संबंध है। तो देखो जाति जो है वो क्या करती है कि या तो ये वोटर है जो वोट देती है, या फिर यह नेता है। ठीक है, या फिर जो है सो यह जो है सो आपका मतलब कि ऑफिसर है, एक तरह से कहा जाए तो। समाज में हर एक तरह से बंटवारा होना चाहिए, वोटर है, नेता है या ऑफिसर है।
तो अब इसमें वोटर तो वोट देता है, नेता में भी आजकल जातीय समीकरण देखते हैं कि कौन सा जात का है तो लुभाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मान लीजिए कि कोई एक्स जात से कोई आकर के यहाँ पे पीएम बन जाए तो इसका मतलब है कि सारे एक्स के लोगों को भला हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, ये तो गलतफहमी है, इसको निकाल ही दो आप लोग जनरली। तो इस तरह से जो है कि एक्स जाति का आदमी पीएम बन जाएगा तो उस जाति के लोग गदगद हो जाते हैं कि हमारा पीएम है। लेकिन गलत हैं आप, पीएम कोई भी रहे उसको काम तो संविधान के अंदर ही करना है। और संविधान को अगर वो प्रॉपर पढ़ा है और समझा है तो एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि अगर उसको आता है संविधान के बारे में तो वो सबके बारे में, भलाई के बारे में सोचेगा। इसलिए आप लोग तो ये तो हमारा आदमी है, ये हमारा नेता है, ये हमारा ऑफिसर है, ये तो गलतफहमी है, बिल्कुल गलतफहमी है, इसको निकाल दो आप। ठीक है, तो जाति के कारण लोकतंत्र नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आप सहमत हैं कि जाति के कारण भारत में लोकतंत्र आने में कठिनाई हो रही है? तो हाँ, बिल्कुल है। ये इसलिए है क्योंकि जाति के कारण लोग जो है सो सच्चे नेता को नहीं चुन पाते हैं। जाति के कारण लोग जो हैं सो सच्चे नेता को नहीं चुन पाते हैं। ठीक है, तो जब सच्चे नेता को आप नहीं चुनोगे तो क्या होगा? जाति के कारण लोग जो है सो सच्चे नेता को नहीं चुन पाते हैं। तो जब अच्छा नेता नहीं आएगा, अपना जाति के चुन के भेज दोगे या वह लूट के खा जाएगा तो लोकतंत्र कैसे आएगा? पावर का शेयरिंग कैसे होगा? ठीक है, तो जाति को और लोकतंत्र को जो है सो जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए कि जो है सो आपका लोकतंत्र में जात का कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में आदमी की डिग्निटी का वैल्यू होना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र में जात के अगर बात वो करोगे तो कभी लोकतंत्र नहीं आएगा। ठीक है, तो पावर का शेयरिंग जो है कि लोकतंत्र में जो अब जाति के आधार पे या तो ऊंच है या फिर नीच है। ठीक है, और इसमें भी बहुत हैं, हर एक स्टेट में अपने अपने हैं, तो उनका एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो एक डिप्लोमेटिक एग्जाम्पल देना है, हमको ग्राउंड लेवल की चीज़ों को समझना है, लेकिन लिखना है तो अच्छे से लिखना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो लोकतंत्र में ऊंच जाति है, नहीं तो नीच जाति है। अब क्या है कि लोग जो है सो जो पार्टियां जो हैं वो क्या करती हैं कि यहाँ से एक कैंडिडेट को खड़ा करेंगी और यहाँ से एक कैंडिडेट खड़ा करेंगी, तो ये इनको लीड कर लेगा, इनको लीड कर लेगा, और ये जो है सो आगे निकल जाएंगे, ये दोनों मिल गए और इन लोग जो है सो बेवकूफ़ बन के यहीं पर रह गए। और यहाँ पे जो लोकतंत्र में जो पावर का शेयरिंग है, जो पैसों का शेयरिंग है, जो पैसों का बंटवारा है या जो रिसोर्स है उसका बंटवारा है, वो नहीं हो पाता है। क्योंकि आपने तो अपने जाति के आधार पर चुन लिया, जो अच्छा नेता था उसको आपने चूज ही नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए लोकतंत्र जाति के कारण नहीं आ रहा है। ठीक है ना, जाति के कारण जो है सो लोकतंत्र हमारे यहाँ नहीं आ रहा। उसके बाद में चुनाव, अब यही चीज़ है, इसी चीज़ को जो है सो आगे बढ़ाया गया है कि चुनाव क्या है। देखो, चुनाव जो है, चुनाव में क्या होता है कि लोग जातिगत समीकरण बनाते हैं। ठीक है, तो चुनाव की कुछ चीज़ें अगर हम देखें कि जो चुनाव में जो है सो आपका किसी व्यक्ति विशेष या फिर जाति विशेष या फिर धर्म विशेष, व्यक्ति विशेष, जाति विशेष या फिर धर्म विशेष या फिर क्षेत्रीय विशेष, क्षेत्र विशेष, आपको इन सारे फैक्टरों को नेगलेक्ट करना पड़ेगा और एक बढ़िया लीडर चुनना है तो उसकी क्वालिटी देखनी पड़ेगी। गांधी जी कहते थे कि राजनीति और धर्म को कभी अलग नहीं किया जा सकता। धर्म जो है सो गाइड करता है कि लोग अच्छा व्यवहार करें, राजनीति में लोग अच्छा काम करें, और राजनीति जो है सो आपको उत्प्रेरित करता है कि आप धर्म को मानें। लेकिन क्या है कि हमारा संविधान राजनीति और धर्म को अलग कर देता है। अभी आएंगे उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चुनाव व्यक्ति विशेष से नहीं लड़ी जाती है, हालांकि पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन आपका चूँकि हम लोग हैं, पब्लिक हैं, तो पब्लिक को कभी इन सारे विषयों पे बात नहीं करना चाहिए। उसको बात करना चाहिए कि उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका एजुकेशन कितना है, उसका वर्क कैसा है, उसका सोच कैसा है। इन सारे फैक्टरों पे हमको चूज करना है, न कि हमको इसके चूज करना है। पार्टियां हमको लुभाने के लिए बोलती हैं, लेकिन जाति के कारण भारत में
या ऊंच नीच के कारण भारत में जो विविधताएं हैं उसके कारण लोकतंत्र आने में कठिनाई हो रही है, और ये सभी जगह होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो चुनाव और जाति के बारे में हम बात कर चुके। ये सारे फैक्टर हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, नोट्स बनाना है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका धर्म, संप्रदाय और राजनीति। अब ये देखना, ये बहुत ही अच्छा है कि जो है आपका धर्म, ठीक है, आर्टिकल, भारत के संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धर्मनिरपेक्ष के बारे में बात करता है। मतलब कि हमारा संविधान, हमारा भारत का संविधान कैसा है, तो धर्म निरपेक्ष। तो अब यह धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, यह समझना जरूरी है ना, तब तो आप आगे समझ पाओगे, नहीं तो कैसे समझोगे। तो यहाँ पे अगर हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो इसका मतलब कि भारत का, मतलब भारत सरकार का, धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है कि सरकार का किसी धर्म से संबंध नहीं है, किसी धर्म से संबंध नहीं है। भारत सरकार का किसी धर्म से संबंध नहीं है। तो ये होता है धर्म निरपेक्ष। कि धर्म निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि भारत सरकार का या कोई भी सरकार का उस धर्म से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए सारे धर्म एक समान है। यह हुआ हमारा धर्म निरपेक्ष। अब क्या है कि अब यहाँ पे है कि धर्मनिरपेक्ष, अब जनरली होता क्या है लेकिन कि धर्म को लोग जो है सो भारत के संविधान, अब देखो धर्मनिरपेक्ष दो तरीके का होता है। एक होता है कि पश्चिमी अगर देखें, पश्चिमी जो संविधान है, मतलब वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ पे टोटल संपूर्ण रूप से विच्छेद है किसका, धर्म और राजनीति का। जो वेस्टर्न आप देखें, सेकुलरिज्म की बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष की, तो वहाँ पे टोटल विच्छेद है कि किसी भी आधार पे भी जो है सो वहाँ पे राजनीति में धर्म या धर्म में राजनीति इंटरक्षेप नहीं करेगा। लेकिन भारत के संविधान में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है सो हमारा जो है सो सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्ष का कंसेप्ट बड़ा ही अलग है। हमारा है कि हम इंटरफेयर करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेयर, मतलब कि हम लोग जो है सो उसमें खलल डालते हैं। किस आधार पे, मानवीय आधार पे। किस आधार पे, मानवीय आधार पे। जैसे आपका अभी 3 तलाक का मुद्दा चल रहा था, तो 3 तलाक के मुद्दे पे जो कानून बना है वो किस आधार पे बना है, मानवीय आधार पे बना है। लेकिन यही विदेश में होता तो यह हम लोग नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे टोटल सेपरेशन है। हमारे यहाँ क्या है, टोटल सेपरेशन नहीं है। तो हम लोग जो है सो मानवीय आधार पे जो है सो उसमें इंटरक्षेप करके उस कानून को बदल सकते हैं जो धर्म कहता है, या धर्म में इंटरफेयर कर सकते हैं। जैसे स्कूल हो गया, या कोई ऐसा जो किसी का नाक कान काट रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, तो ये मानवीय आधार पे जो है सो ह्यूमन राइट के आधार पे हम लोग, डिग्निटी के आधार पे हम लोग उसमें इंटरक्षेप कर सकते हैं। तो ये हमारा धर्मनिरपेक्ष है, जो हमारा एक अलग टाइप का धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन आपको धर्म के आधार पे कोई आपका भेदभाव नहीं कर सकता है, या स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, स्टेट का कोई फंडिंग नहीं होगा धर्म के लिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। लैंगिक मसले और राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि देखो, अभी हालांकि इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार कर देते हैं। एक बार नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, नहीं आए तो कमेंट कीजिए और फिर से पढ़िए, बार बार पढ़िए उस चीज़ों को। ठीक है, तो अब हमारा है कि लिंग के आधार पे, जो लिंग है समाज में, वैसे तो कई हैं आजकल, तो LGBT और दुनिया भर के आ गया है, लेकिन हम 2 ही आधार पे बात करेंगे, या तो स्त्री है नहीं तो पुरुष है। ठीक है, हमारा समाज जो है सो पितृसत्तात्मक है, मतलब कि पुरुष जो है सो डिसीजन लेता है, महिलाओं को थोप दिया जाता है। महिलाओं की कोई राइट नहीं है हमारे समाज में, महिलाओं की कोई राइट नहीं है। महिलाएं जो हैं सो पुरुषों पे डिपेंड हैं। तो अब इससे क्या होता है कि देखो, जब आपको राइट नहीं होगा तो आपकी डिग्निटी नहीं होगी, मतलब आपका स्वाभिमान नहीं होगा। आप स्वाभिमान या कह लें कि स्वतंत्र, आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप पुरुषों के जाल में फंसे हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इनको जो है सो इनका
मानसिक मानसिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा। जब मानसिक विकास नहीं होगा तो क्या होगा, तो यह जो है सो समाज में भागीदारी नहीं होगी। क्या होगी, भागीदारी नहीं होगी, समाज में भागीदारी नहीं होगी। जब समाज में भागीदारी नहीं होगी तो आपके अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पाएगा, आपके अधिकारों का संरक्षण नहीं होगा। ठीक है, जब आपके अधिकारों का संरक्षण नहीं होगा तो आप समाज में रहकर भी आप नहीं हैं। समझ गए, तो ये है। तो हमारे यहाँ महिलाओं का जो राजनीति में पार्टिसिपेशन है या भागीदारी है वो समझ लो कि 5 से 6% है, 5 से 6%। अब ये जो है ये हम बता रहे हैं आपको कि राजनीति, ये राजनीतिक हो गया कि महिलाओं का राजनीतिक भागीदारी कितनी है। उसके बाद में आपका 1976 का एक्ट कहता है कि समान वर्ग के लिए, समान काम के लिए समान वेतन। लेकिन कहाँ होता है, आज भी गांव में जाओगे आप तो पुरुष को 100 रुपया मिलेगा, मान लो कि पुलिस को 100 रुपया मिल रहा है तो महिला को कितना मिल रहा है, 60 रुपया मिल रहा है। उसके बाद में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कोई गलती कर देती हैं तो लोग मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। तो इसलिए क्यों है, हालांकि 51% या 52% पुरुष हैं, 48% महिलाएं हैं, तो 50-50 का भागीदारी होने के बावजूद भी समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठाया है। उन्होंने कभी अपने लिए क्या किया, आवाज़ नहीं उठाया। वो पुरुषों के तले दबे रही, वो माताएं बनी रही, वो बहनें बनी रही, और वह जो है सो लोगों की बातें सुनती रही, लेकिन अपने लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। और जब अपने लिए आवाज़ उठाएंगी तो यही हो जाएगा लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। और लोकतंत्र में द्वंद्ववाद होगा तो वो डिमांड करेंगी पावर की शेयरिंग की, या फिर लोकतंत्र में साझेदारी की। मतलब हमको भी लोकसभा में हमारा 30% सीट होना चाहिए, नौकरी में भी हमारा 30% सीट होना चाहिए, और कहीं पे भी हम नौकरी कर रहे हैं तो जितना पुरुषों को मिल रहा है उतना हमको भी मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग होने नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए, और 30% की भागीदारी तो होनी ही चाहिए। दूसरा चीज़ समझो, अगर आप देखें कि इकोनॉमिक अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक वे में भी अगर हम देखते हैं, समझो कि